हेलो स्टूडेंट्स, हमने 3.1 चैप्टर फिनिश किया जिसमें ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण योगों को हल किया। अब उन्हीं रैखिक समीकरणों को दूसरी विधि लेके आ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे तो एक बार ये आपको बताते हैं, फिर 3.2 के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। इसमें काफी अच्छे सवाल हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के कुछ जो वो आएंगी, लैंग्वेज एज वाले ऐसे वो हम सवाल ज्यादा हल करेंगे। बाकी नॉर्मल आपको एक बार प्रतिस्थापन विधि समझा देता हूं कि प्रतिस्थापन विधि कैसी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन, 7x - 15y = 2। एग्जाम्पल है ये 7x - 15y = 2 ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरा है x + 2y = 3। दूसरा है ये फर्स्ट, ये x + 2y = 3, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसी दो इक्वेशन दी गई हैं और ये एग्जाम्पल है आपका सातवां एग्जाम्पल। हमें इसमें प्रतिस्थापन लगाना है। इसका मतलब समझे, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। किसी एक को एलिमिनेट कर दिया हमने, है ना, तो एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट हम कर रहे हैं किसी को, नहीं, एलिमिनेट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेट मेथड वो है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये प्रतिस्थापन इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट, जैसे क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट एक खिलाड़ी आ जाता है, कोई एक इंजर्ड हो जाए, दूसरी उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हमारा आ जाता है और वो काम कर रहा है और मैच बदस्तूर चालू है। तो ये ही हम काम करेंगे। इसमें क्या है, x या y का हमें एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। x की जगह हमें y के रूप में मान चाहिए। तो यहां से देखें, मैं इस x = 3 - 2y को उधर ले गया, तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, ये समीकरण नंबर 3 बना लिया मैंने। ऐसा x बराबर ये निकल के आ गया। तो x बराबर ये है तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। अब मेरे पास देखो समीकरण, मुझे x का एक सब्स्टिट्यूट मिल गया। मैं x लिखूं तो लिखूं, नहीं तो ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये और x दोनों बराबर है आपस में। बात समझ में आई? तो यहीं से समीकरण 3 से x का मान रखने पर, ठीक है, ये आपका प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करेगी। तो 7x की जगह में लिख दूंगा 3 - 2y - 15y = 2। तो यहां गुणा करें, 7 × 21 -7 दूनी 14y -15y = 2। 14 और 15 दोनों ही माइनस के हैं, तो इसका मतलब ये तो हो जाएंगे 29y -29y। 21 उधर जाए, 2 - 21, ठीक है। तो ये माइनस का 29y = माइनस का 19, तो y = 19/29 ऐसा कुछ मान आ जाएगा। क्यों, 29 इसके नीचे गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 19/29। ये y का मान निकल के आया है। ठीक है, तो ये y का मान निकल गया, इसको उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान, मैं एक बार संख्या चेक कर लेता हूं कि ऐसा मान आ रहा है, इसलिए ठीक, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा ही मान आ रहा है ना, संख्या सही है हमारी। y का मान आया 19/29। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब इस y का मान 3 में रखेंगे हम। 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, पर बढ़िया 3 में रखना क्यों है, क्योंकि यहाँ x बराबर पहले से दे रखा है 3 - 2y। तो यहां से डायरेक्ट 3 - 2 गुणा 19/29। 29 तिया 9 × 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 - 19 दूनी 38/29। 87 में से 38 गए तो 17, 9 और 8 17, और यहां 7 में से 3 गए तो
4/29, 49/29। इस प्रकार ये x का मान आ गया और ये y का, और x और y का मान निकालना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जब हमने ग्राफीय विधि हल की थी वहां भी x और y के मान निकाल रहे थे, यहां भी x और y के मान निकालेंगे। हम विलोपन विधि सीखेंगे तो वहां भी x और y के मान ही निकालेंगे। तो ये आपका एग्जांपल 7 इस टाइप के क्वेश्चन है, बस केवल हल करना है और आसानी से आपको इस बात थोड़ी समझ में। बात जो देखनी है वो ये है, जिस समीकरण में से हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, मैंने ये x का सब्स्टिट्यूट किस समीकरण में से ढूंढा? दूसरे में से। तो जो x का मान दूसरे में नहीं रखना, दूसरे में से तो मैंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा ही है, तो ये रखना किसने में? पहले में। यदि मैं यहां से कोई सब्स्टिट्यूट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से x और y के कोई मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको रखेंगे दूसरे में। बस इतनी सी बात समझनी है, अदरवाइज ये आपको बहुत सरल है सवाल, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, उतार। ये एग्जाम्पल 7 नहीं है, 4 है। आपकी बुक में थोड़ा 7 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ। ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब सही ये पहला समीकरण, पहला सवाल आपका 3.2 का, कि निम्न रेखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी उदाहरण और भी बाकी हैं, जैसे जैसे जिस तरह के उदाहरण आएंगे, सवाल आएंगे, उस उदाहरण को वहां ले लेंगे। ठीक है, यहाँ ये देखें, जैसा हमने पहला अभी उदाहरण कराया उससे संबंधित ये सवाल है आपके 1 से लेके जितने 8-10 कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से बता रहा हूँ। पहला सवाल बिल्कुल सरल है, ये देखें जरा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। पहली बात देखें किस में से सब्स्टिट्यूट उठा सकते हैं, ये सबसे सरल पड़ेगा। मैंने s का सब्स्टिट्यूट यहां से उठा लिया, इसको 3 + t लिख दिया, माइनस का t था उधर चला गया 3 + t, ये समीकरण नंबर बन गया 3। तो t का मान मैं उठा के यहां रख दूं तो आसानी से हल हो जाएगा। तो t का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समझे आप? मैंने पहले में से बनाया है तो पहले में नहीं रख सकता, इसको दूसरे में रखना पड़ेगा। यदि दूसरे में से मैं कोई समीकरण बनाता तो उसको पहले में रखना था। बस इतनी सी बात समझने की है। ठीक है, इसको उठा के यहां रखो साहब। s बराबर 3 + t है, तो ऊपर लिख देते हैं 3 + t s की जगह बटे 3 + t बटे 2 बराबर 6। तो हमें s का एक सब्स्टिट्यूट मिल गया 3 + t, और ये पूरा सब t t t बन गया। तो अब t का मान निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो s और t दोनों दिखते तो फिर कैसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो बटे वाली जो चीज है इनको कैसे हटाते हैं समझो। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जितनी भी कोई संख्या बटे में है उनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आएगा? 6। पूरे में 6 का गुणा कर दो, बस ये आपको समझना है। पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर, 6 का गुणा करूंगा यहां, समझना, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 का इसमें गुणा कर दूंगा, 3 दूनी 6 + 2t। ये कैसे हुआ जरा फिर से देखो, मैं आप समझा रहा हूं। 3 + t बटे 3 गुणा 6, तो इसको ऐसे 2 और 2 का इसमें गुणा हो रहा है। मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं, आपको ऐसा लगे डायरेक्ट मान कैसे आ रहे। तो 3 + t बटे 3 गुणा 6, t/2 गुणा 6, 6 गुणा 6। ध्यान रखना 6 का गुणा सब में कर रहे हैं, तो सब में, ऐसा नहीं इधर गुणा कर दिया उधर नहीं किया, सब में 6 का गुणा। तो अब देखो 3 से ये 6 कट रहा है 2 बार, 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, तो यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6 + 2t, 3 का t में 3t बराबर 6 6 36। तो जो एलसीएम लेने वाली बात थी वो खत्म हो गई, इतनी सी है, पूरे गुणा कर दिया, खत्म कहानी। तो ये t और t के ये भाग तो जुड़ जाएंगे, 5t, 6 उधर चला जाएगा, 36 में से 6 गए तो 30। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ रहे हो, मुझे वैसे लिखना नहीं पड़े, 36 - 6 बराबर 30। तो अभी 6 इधर जाएगा तो पक्षांतरण हो जाएगा, और 36 में से 6 गए तो 30। तो t की वैल्यू 5 की 30, 6 बार जाता है भाग, 30/5 ऐसे लिखूं, फिर यहाँ लिखूं 6। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
6 बार कट रहा है, तो t का मान मेरे पास 6 आ गया, और t का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो s बराबर 3 + 6 अर्थात 9। s का मान 9 आ गया, t का मान 6 आ गया, ये ही हमारे बस मान निकाल लेते हैं। बोलो बात समझ बैठी? ये आपका दूसरा सवाल कंप्लीट उतारे। ये बाकी के सवालों में से देखें, 3 और चुने, 3rd, 4th, 5th। हमने सबसे पहले जो पढ़ा है बेसिक, वो ये पढ़ा है कि हल हम तब कर पाएंगे, पहले चेक करें कि हल उसका हल होगा या नहीं होगा। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो हल हो पाएगा, अन्यथा इसके अलावा यदि ये बराबर आ गया कहीं तो उसका हल नहीं होगा। एक स्थिति में हल होता ही नहीं है, दूसरी में अनेक हल होते हैं, तो न तो हम अनेक निकाल सकते हैं और कोई हल होता नहीं है तो कोई हल तो वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप एक बात ये समझ लें, हमेशा a1/a2 और b1/b2 ये करके जरूर देखना है सब में, तभी हम हल कर पाएंगे। जैसे हम यहां से देखें √2/√3, √3/√8, ये बराबर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, इसको हल कर सकते हैं। 0.2/0.4, 0.3/0, तो यहाँ तो 2/4 1/2 आएगा, यहाँ 3/5, ये भी नहीं बैठा। इसमें देखें 3/9 और 1/3, ये बराबर आ रहा है लगभग। तो यहाँ देखें 1/a2 किया हमने तो 3/9 अर्थात 1/3 है ये तो, और b1/b2 करते हैं तो माइनस का 1/-3, ये भी 1/3 है। चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, और यदि ये बराबर आ जाते हैं तो आपको पता है हमें c1/c2 करना ही पड़ता है। फिर तो c1/c2 और करके देखें, वो भी 3/9, ये 3 है, 9 है। अब आप हो गए तो इधर तो लाए नहीं आप, हम इन दोनों को इधर लाता तो माइनस माइनस में आते। तो यदि ये c इधर पड़ा है तो उसको भी अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 3 9, ये भी 1/3, इसका मतलब तो तीनों ही बराबर आ रहे हैं भाई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। जब ये दोनों तीनों चीज बराबर आ रही हैं तो अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, इसके तो अनेक हल प्राप्त होंगे हैं, संपाती रेखाएं होंगी। पूछा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं मतलब एक ही उस पे चलेंगी, तो ये हल संभव नहीं है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके तो हल ही प्राप्त नहीं, अनेक हल निकलेंगे, कहां तक निकालेंगे। ठीक है, इस वाले को देखें जरा, यहाँ पॉइंट लग रहे हैं, आपको लगा वो पॉइंट लग के गड़बड़ हो गई है, तो सब में देखो एक संख्यावाद पॉइंट है, इधर भी एक संख्यावाद पॉइंट है, तो दोनों में 10 से गुणा कर दो ना, पॉइंट खत्म हो जाएगा। उधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, ऐसा कर दो पहला काम, क्योंकि आपको आधी समस्या तो पॉइंट से गड़बड़ कर रहे हो। तो पॉइंट 10 से गुणा करने पर क्या बनेगा, अब 2x + 3y = 13, एक तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे 4x + 5y = 23, ये बनेगा। हमें तो कहीं एक से x और y का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, यहीं से ढूंढ लेते हैं। 2x = 13 - 3y, ये समीकरण नंबर 3 बना देता हूं। आपको x का तो नहीं निकाला आपने, 2x निकाला है इसमें। मैं 2x इसलिए निकाला है, 4x है तो इसको 4x को 2 × 2x लिख सकते हैं ना, तो मैं 2x की जगह लिख देता हूं सारा। यदि मैं x का मान निकालता हूं तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा इसमें, समझ रहे हैं? x का मान निकालूंगा ना, 2 का भाग लगाना पड़ेगा, फिर यहां से लगाना पड़ेगा, वो बात तो वही की वही बराबर है। तो आपकी समझ बैठती है, मैं इसलिए बता रहा हूं चीजें कि मान लो ऐसा आया 2x, तो यहाँ 2 × 2x नहीं लिख सकता क्या इसको, 2 × 2x, 2 दूनी 4x ही तो हो गया, प्लस 5y = 23। तो अब इस 2x वाली जगह ये मान लो उठा के रख दूंगा, 2 13 - 3y, ये ध्यान रखना पूरा मान है, ये तो पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा।
प्लस 5y बराबर 23। 2 का अंदर गुणा करें, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 6y और 5y माइनस का y, ये 26 उधर चला जाएगा, 23 माइनस 26 माइनस का 3 आ जाएगा, डायरेक्ट ही लिख दूं तो y का वैल्यू तो यहां से 3 आ गया, माइनस का 3 आएगा, माइनस इधर भी है इधर भी कट गया, y का मान 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। देखो यहां पे रख देते हैं साहब, 2x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 13y का, तो 2x बराबर आ गया 13 माइनस 9, 9 और 4 13 होते हैं, x बराबर 4 कट जाएगा 2, x बराबर क्या आ जाएगा मान 2, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। यही मान हमें निकालने थे बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये मान निकलना ही प्रतिस्थापन विधि से हल होना है। इसको देखें जरा, अंडर रूट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा, तो कोई भी एक मान उठा के यहाँ से प्रतिस्थापन में, मैं केवल प्रतिस्थापन विधि दिया है तो प्रतिस्थापन ही बता रहा हूं, फिर बाद में आपको विलोपन विधि बताऊंगा, फिर आपके पास बंधन खत्म हो जाएंगे किस विधि से करना है, जो आपको पसंद आ जाए। यदि उसमें लिखा हुआ आता है कि इस विधि से करो तो करना है, अन्यथा जो तीनों में से आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, तीनों में जो अच्छी लगे समझ में उससे कर देना। मैं एक चौथी विधि वज्र गुणन और बताऊंगा, एक बार सबको मिक्स करके एक इक्वेशन को मैं तीनों विधियों से करके बता दूंगा, कौन सी ज्यादा सरल लगती है उससे फिर आप हल करना। ठीक है, पहले अपन यहां से प्रतिस्थापन ही सीख रहे हैं, इसमें कैसे प्रतिस्थापन करेंगे, कोई भी एक मान चाहे तो इसमें से उठाओ चाहे इसमें से, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें से उठा लेता हूं मैं, ये इधर चला जाएगा तो अंडर रूट 8y हो जाएगा, अंडर रूट 3x वाली जगह। अब अंडर रूट 3x तो ऊपर कहीं दिख नहीं रहा तो x का ही मान निकालना पड़ेगा, तो अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये x का मान आ गया, ये समीकरण नंबर 3 है। इसको उठा के दो में से बनाया, एक में रख दो, एक में रखेंगे तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो देखो अंडर रूट 2 इंटू एक्स का मान देखें, अंडर रूट 8y बट्टे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब देखो जरा हम गुणा कैसे करते हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8, अंडर रूट की जो संख्या है आपस में गुणा हो जाती है, 8 दूनी 16 अंडर रूट, और जब अंडर रूट 16 16 का तो अंडर रूट निकल जाता है 4, तो ये हो जाएगा 4y बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ बटे में क्या है, अंडर रूट 3, मैंने क्या बताया, बटे में, बटे को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका, जो बटे में आ रही है चीज उसी से गुणा कर दो, तो अंडर रूट 3 से गुणा कर देते हैं पूरे का, अंडर रूट 3 से कर दो गुणा, अंडर रूट 3 से इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, यहाँ आएगा 4y, अंडर रूट 3 का इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होता है, आपको बताया है अंडर रूट वाली संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, और 0 से गुणा करेंगे अंडर रूट 3 का तो 0 ही आएगा, तो 4y 7y, 4 और 3 7y बराबर 0, तो 7 का भाग लगाएंगे तो 0 बटेगा, y की मान तो 0 आया। जब y का मान 0 आया और ये उठा के हम यहां रख दें, तो जैसे यहां रखूंगा y जैसे यहां रखा जाएगा तो x बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि y यहाँ 0 है और 0 का गुणा कर दिया पूरा 0 बन जाएगा, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से 2-3 समीकरण और करके देख लीजिए। ठीक है, उतारें, ये छठवां सवाल और देखें इसी का कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 ऐसा लिखा हुआ है, x बटे 3 y बटे 2। अब इसमें प्रतिस्थापन कैसे लगाएं, y x के मान कैसे निकालें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया आपको सबसे पहला काम, यदि कोई बटे में आ रहा है तो उस बटे को खत्म कर दो, तो पहले वो झंझट खत्म हो। तो बटे कैसे खत्म होता है, यहाँ क्या है 2 और 3, यहाँ क्या है 3 और 2, मतलब एलसीएम 6। जब 6 आया, यहाँ बटे में 6 भी है,
2 3 6, जो भी बटे में दिख रहा है उन सबका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आया 6, 6 से ऊपर गुणा कर दो, 6 से नीचे गुणा कर दो। पहला काम तो ये करते हैं, फिर देखेंगे प्रतिस्थापन लगाना। 6 से गुणा करें, अब मैंने गुणा करना आपको बता दिया 6 से, 2 का 6 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 3 बार कटा और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 3 से 6 को काटेंगे, 2 बार कटा, 5 दूनी 10y, 6 का गुणा करेंगे माइनस का 12। दूसरे समीकरण इसमें देखो, 3 दूनी 6x 2x, 2 तिया 6 प्लस 3y बराबर 6 से 6 कट जाएगा 13, ये बने साहब। अब इसमें से कहीं से कोई एक मान उठा के रखना है, चाहे वो x का रखो। अब देखें कोई यहाँ x 9x है या 2x है, 10y है 3y। अब ऐसा कोई मान बन ही नहीं रहा कि कोई मान उस हिसाब से उठा के रखा जा सके कि भाई 2x का निकाल लूं मैं या ये निकाल लूं। तो हम यहाँ से 9x इसी में से निकालते हैं, तो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y, ऐसे है। तो x बराबर 9 का भाग लगा देंगे पूरे में, 10y को पहले लिखा जाएगा और ये माइनस का 12 बटे 9, ये x हो गया। ये समीकरण नंबर 3 बना दो आप बस। इसमें से लिया है मैंने 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, तो 9x बराबर माइनस 10 उतर गया तो प्लस का, ये पक्षांतर, ये तो आप समझते हैं चीजें, इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब यहाँ 10y और यह माइनस का 12, 10y प्लस का है तो मैंने पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 को उठा के, क्योंकि 9x था, हमें तो x चाहिए, गुणा हो रहा है, पक्षांतर में जाएगा तो भाग लग जाएगा, ये x का मान है। इस x का मान उठा के यहां रखते हैं, तो 2x को पूरा मान 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है, ऐसा है। अब देखो जरा इसको कैसे हल करें, 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। आप देखोगे बटे में फिर से 9 आ रहा है, तो ये बटा वाला तो खत्म ही नहीं हुआ मामला। तो 9 का गुणा कर दो पूरे में, 9 का गुणा करेंगे तो जैसे इसमें 9 का गुणा किया, 9 से 9 कट गया, ये संख्या बचेगी 20y माइनस का 24 प्लस 9 का गुणा इस 3 में भी तो होगा, तो 9 3 27y बराबर 13 नम्मा 117। 9 के पूरा गुणा कर दिया, y देखोगे 20 और 27 कितने हो जाएंगे 47y, 24 उधर जाके जुड़ेगा, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 24 और 17, तो 24 और 17 41 होते हैं, 141 ऐसा बनेगा। 7 4 11 2 3 4 1 सही है। 47y बराबर 141, इस 47y का मान आया है, तो y बराबर 47 से पूरा पूरा कट रहा है क्या, 4 तिया 12 कट रहा है, 47 तिया 7 तिया 21, 3 दूनी 3 चौक 12 और 2 14, 7 बार कट रहा है पूरा पूरा। y का मान आया 7, ये y का मान 7 आ गया। कैसे पता चला मुझे 3 बार कट रहा है, ये 150 के आसपास है, ये 50 के आसपास है, 50 तिया 150 होते हैं, तो 3 कम है तो 7, 3 तिया 9 कम होंगे, इसमें 9 हो रहे हैं कम, 7 बार कट रहा है, y बराबर 7। जब y 7 आया तो उठा के यहां रख दे, x बराबर 10 गुणा 7 माइनस 12 बटे 9। कैलकुलेशन इसको लिखने का विशेष ध्यान रखना, अब गुणा भी है माइनस भी है, आधे बच्चे तो माइनस कर देंगे पहले। अरे आपको बदमाश वाला फॉर्मूला पता है ना, BODMAS, ये पढ़ा है ना कभी, बदमाश BODMAS, B for bracket, O for off, D for divide, M for multiply, A for addition, S for subtraction। यदि ये सब एक साथ कहीं लिखे हुए दिख रहे हैं तो पहला काम ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है प्रतिशत,
कोई वर्ड दिया हुआ का, कि ऐसे कुछ वर्ड भी दे रखे होते हैं, इतने का, ये तो वो पहले खोलने हैं हमें। भाग चिन्ह आप जानते हो, गुणा प्लस माइनस, तो यहां देखो पहले गुणा खोलना है उसके बाद माइनस है, पहले गुणा आएगा फिर माइनस आता है, तो गुणा पहले करना है। 10 7 70 माइनस 12 बटे 9, 70 में से 12 गए तो 10 है, तो 60 और 2 गए तो 58 बटे 9। क्या 9 से 58 पूरा पूरा कट रहा है? 9 3 57 नहीं कटेगा, तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा x। ठीक है, 10y माइनस वाई, 10 7 70 माइनस 12, 70 में से 10 गए तो 60, 60 में से 2 गए तो 58, 58 कटता नहीं है, सही है। x और y के ये आपका जो 3.1 का पहला सवाल पूरा पूरा कंप्लीट हुआ होता है। ये सवाल देखें दूसरा, दो इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, ये दे रखा। तो m का मान तो हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें x और y के मान पता हो, और x और y के मान यहां से मिलेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा रखा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब आपको प्रतिस्थापन विधियां कहीं दे नहीं रखी, बोला नहीं गया है, केवल चैप्टर पर प्रतिस्थापन विधि अभी 6-7 सवाल उसमें लिखा है, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चाहे तो आप प्रतिस्थापन से हल करें, चाहे तो अब यही की यही मैं आपको दूसरी विधि सिखा रहा हूं, वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि ये आपकी तीसरे नंबर की विधि हुई, हल करने की तीसरे नंबर की विधि है। प्रतिस्थापन विधि आपके दूसरे नंबर की विधि है। हम x और y के मान निकालने हैं, दरअसल हल करना x और y के मान निकालना, इसका कोई लेना देना नहीं कि आप किस विधि से हल करते हो। यदि उसमें नाम नहीं दे रखा, यदि उसमें दे रखा है कि इससे हल करो, तो फिर हमें वही विधि लगानी है, और जब ऐसा नहीं दे रखा तो फिर हम इससे करते हैं। देखना आपको कौन सी ज्यादा सरल लगती है। देखें विलोपन विधि क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण, दूसरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 दूसरा समीकरण, ये दे रखे। विलोपन का मतलब है विलुप्त करना, इंग्लिश में बोले तो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना। एक तो एलिमिनेट कर दो, हटा दो एक को कहीं, तो कैसे हट सकता है कोई चीज, हम जबरदस्ती कैसे हटाते हैं किसी को। तो यहाँ देखें 2x प्लस 3y है, यहाँ भी 2x माइनस, तो ये इनमें से x या y का कोई एक गुणांक सेम होना चाहिए हटाने के लिए। यदि वो सेम है तो हट सकता है, नहीं तो नहीं हटेगा। तो यहाँ देख रहे हैं x का गुणांक यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये कैसे हटेगा, 2x ही प्लस का है, 2x ही प्लस का है। यदि मैं इसको जोड़ दूंगा तो 4 हो जाएंगे 2x मिलके, लेकिन यदि मैं घटा देता हूं तो 2x में से 2x जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x का विलोपन हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हमें यहां लिखनी है, घटाने पर। अब एक सिस्टम है, जब भी हम घटाने पर लिखते हैं किसी चीज को तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का होगा, प्लस का है तो माइनस होगा, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला प्लस, ये विशेष ध्यान रखना है। विलोपन विधि में जब भी हम घटाने पर लिखेंगे तो वो चिन्ह बदल जाएंगे, और जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई चिन्हों में परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं जैसे ही घटाया 2x से 2x कट गए, 3y और प्लस का हो गया 4y, तो 3 और 4 7y बराबर 24 और 11 35। अब ये 24 भी प्लस का बन चुका है, तो y बराबर 7 पंजे 35, आप जानते हैं y का मान 5 आ गया, तुरंत निकल गया y का मान। अब y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में जैसे जिसमें रख दो, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं समीकरण में, तो यहां देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 लिख देंगे क्योंकि y बराबर 5 है, बराबर 11, तो 2x बराबर 3 पंजे 15, काई के आएंगे प्लस के,
ये उधर गए तो 11 माइनस 15 माइनस के हो जाएंगे। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4, x की वैल्यू आई माइनस का 2। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एकदम कुछ ज्यादा नीचे आ गया, पर बात आप समझ रहे हो। बहुत ज्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं, आप खुद भी करते करते यहां तक लाओगे तो हो जाएगा। फिर मैं यहां लिख दूं, मान लो आप समझ लो 2x बराबर आया था माइनस का 4, x बराबर 2 से माइनस 4 कटेगा माइनस का 2 बार, x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, y की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। ठीक है, y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2, हमने वैल्यू निकाली। क्यों, ये पूछा था इनको हल कीजिए, ये नहीं बताया किससे हल कीजिए। हमने विलोपन विधि लगा दी, हमारी तीसरे नंबर की विधि, और उससे हल कर लिया तो x और y के मान आ गए। एक चीज और पूछिए, m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान वो जो y बराबर mx प्लस 3 है, तो यहाँ पर दिया हुआ समीकरण y बराबर mx प्लस 3, तो मेरे पास y भी पता है और x भी पता है, तो y बराबर 5 m इंटू x बराबर माइनस का 2 प्लस, जब भी माइनस वाली संख्या का गुणांक लिखते हैं हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो 5 बराबर माइनस 2 का m से गुणा करूंगा तो माइनस का 2m प्लस 3, संख्या संख्या सब एक तरफ लिया, 3 को भी इधर लिया, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में से 3 गए तो माइनस का 2 और माइनस का 2m, तो 2 माइनस 2 का भाग लगा देंगे, इधर माइनस 2 से कट जाएगा, 1 m का वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब m का मान 1 प्राप्त हुआ हमें। हाँ, ये माइनस का कैसा आएगा, प्लस माइनस का 1 आएगा, जब 5 में से 3 गए तो प्लस का 2, ये माइनस का है, इसलिए माइनस का 1 मान आएगा m का, ध्यान रखना। 5 में से 3 गए तो 2 आएंगे, ना कि माइनस का 2, और m माइनस 2 से, तो यहां देखो m बराबर 2 बटे माइनस 2 करेंगे, 2 बटे माइनस 2, इसका मतलब माइनस का 1, ये m का मान आ गया। यही निकालना था, ये अपनी विलोपन विधि भी आपने सीख ली, ऐसे विलोपन विधि होती है। कुछ सवाल और करते हैं, विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन अपन ने सीख ली, विलोपन भी सीख लेते हैं इसी चैप्टर में। फिर अपने पास जो 3.3 में रहेगा, फिर आप जैसे कोई सी विधि लगाओ भले, और हमें सवाल हल करने हैं, आपको विधि आना चाहिए कैसे करते हैं। बाकी सवाल को हल करने के लिए वहां यदि ऐसा दे नहीं रखा है किससे हल करो, तो आपकी मर्जी है जो उससे हल करो, हमें तो सवाल हल करना है। ठीक है, होता है। अब आपका तीसरा सवाल देखें, इसमें सब जो क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब बोल के बताया जाएगा, ताकि आप उनको पहले तो रैखिक समीकरण बनाएं। अब तक तो ये था रैखिक समीकरण बने हुए, तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाने पहला काम, एक तो काम यही है। फिर उसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें बोल दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, यदि ऐसा नहीं बोला जाओ तो आप किसी विधि से हल कर सकना, जैसे हम इसमें प्रतिस्थापन और विलोपन में दोनों विधियों से हल कर करते बताऊंगा इसमें। जैसे पहला ही सवाल है इसका फर्स्ट, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसा हो जाएगा। तो देख, माना फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आपको इसमें आंसर कर रहा हूं। पहली संख्या और दूसरी संख्या, हम क्या मान रहे हैं इसमें, पहली संख्या माना मैंने x और दूसरी संख्या माना y। ऐसा बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक में से दूसरे को घटाएं तो 26 प्राप्त होगा, तो ये x माइनस वाई बराबर 26, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होगी। दो संख्याओं का अंतर बोला है, अंतर डिफरेंस, तो एक में से दूसरे को घटा दें तो 26, लेकिन अब मैंने x में से y घटाया है, तो ये समझना चाहिए अब ये जो संख्या है बड़ी हो गई, पहली जो संख्या, ये संख्या क्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहा हूं जब 26 है, और ये संख्या ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बोलो बात बैठ रही, बैठ ठीक। दूसरा ऐसे बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो कौन सी तिगुनी होगी आपके हिसाब से, जो संख्या बड़ी है वो ही तिगुनी हो सकती है।
ये छोटी तो तिगुनी कैसे होगी? इसका मतलब जो x है इसकी तिगुनी है। किसकी तिगुनी है? y की। y की 3 गुना है। तो जो दूसरा समीकरण है वो ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान रखना, 3x बराबर y। हाँ, तिगुनी तो ये पहले से ही है, हमने 3 का गुणा और कर दिया तो 9 गुनी हो गई। हमें बराबर करना है, बराबर तब होगा जब x बराबर 3y लिखेंगे, तब ये बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। कहां से आए ये स्थितियां? ये प्रश्नानुसार। प्रश्न में ऐसा दे रखा था, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की तिगुनी है। ये ध्यान रखना है, जो तिगुनी है गुणा उसमें नहीं करना, जो छोटी है उसमें गुणा करना है, ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। जैसे मानो एक संख्या 30 है और दूसरी 10 है, ये इसकी तिगुनी है, मुझे इनको बराबर करना है। मैं चाहता हूं बराबर बन जाए, तो बराबर कब होंगी? इसमें 3 का गुणा कर दिया तो 30 3 900 हो जाएंगे। तो मुझे जो छोटी है इसमें 3 का गुणा करूंगा तब ये 10 3 30 और 30 बराबर हो जाएंगे। सिंपल बात है, समझ आ रही? यही चीज है बस। अब इसमें प्रतिस्थापन बोल दिया गया है, तो इसमें तो ऑलरेडी प्रतिस्थापन ही सही लग रहा है, क्योंकि x बराबर 3y, x का प्रतिस्थापन मिल रहा है मुझे 3y। तो समीकरण 1 में मान रख दें, 3y माइनस मान y बराबर 26, मैंने x की जगह 3y लिख दिया। 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू 13 दूनी 26, 13 बार कट रहा है, y का मान 13 है, तो x बराबर तो 3y बोला है, इसका मतलब 3 गुणा 13, 13 3 39। देख लो, इसको चेक करने के लिए कि ये मान सही है कि नहीं, तो देखो इसमें बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। और एक संख्या दूसरे की तिगुनी है, 13 3 39, तिगुनी भी है, दोनों बातें सही बैठ रही हैं, इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपके सेकंड वाला क्वेश्चन लिख देता हूं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसा बोला है। एक सिचुएशन दे रखी है बस, और दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये वर्ड आया हमारे पास संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, स्टार लगा के मैं आपको लिख दूं संपूरक कोण। संपूरक कोण की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है। ध्यान रखना, दो प्रकार से होते हैं पूरक कोण, वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण, और ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण बराबर ऐसा होता है कि दो कोण x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनको संपूरक कोण कहते हैं। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो इसमें बोला बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। इसका मतलब बड़े कोण में से, बड़ा मान लो मैंने x ही मान लिया, इसमें से छोटे को घटा दूं तो कितना आना चाहिए? 18 डिग्री आना चाहिए बस। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये दो इक्वेशन बनानी थी। अब ये दो इक्वेशन बन गई, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं या कौन सा, तो आपको जो अच्छा लगे। प्रतिस्थापन विधि तो ऐसा बोलते हैं x बराबर, इसको इधर ले जाओ, x का मान 18 प्लस वाई, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, और इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, जो कि है हमारा x प्लस वाई बराबर 180। x तो है मेरा 18 प्लस वाई, और एक y ये है बराबर 180। तो y और y तो 2y हो गए, और ये 18 उधर चला जाएगा, 180 में से 18 माइनस हो जाएंगे, है ना। तो 2y बराबर आ जाएगा 180 में से 18 गए तो 162, 62 और 18 180 होंगे, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 8 16 2 81 डिग्री। y का मान कितना आया? 81 डिग्री।
y का मान 81 है तो यहाँ रख देते हैं x में, y बराबर 81 डिग्री, तो ये आ गया। हमें पता है x बराबर 18 प्लस y है भाई, x का मान, तो 18 और 81 जोड़ देते हैं, ये क्या कितना हो जाएगा 99 डिग्री। तो x का तो मान 99 डिग्री आ गया और y का मान 81 डिग्री आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएंगे संपूरक कोण, और ये इससे 18 बड़ा है, देख लो 18 बड़ा है। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। बस ऐसे ही सवाल है, तो आपको ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी क्या क्या बोला जा रहा है। संपूरक कोण बोल दिया तो पहला समीकरण तो ये बन जाएगा कि दोनों का योग 180 डिग्री है, तो x और y हमने दो कोण मान लिए, x और y दोनों को जोड़ा 180। फिर बोला है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो मैंने बड़ा मान लिया ये x, अपन यहां लिख देते हैं ये बड़ा है x, ये मान लो छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, 18 अधिक होता है। तो ये दो समीकरण बन गए, इनको हल कर लिया और ये आंसर। यदि इसमें विलोपन लगाते तो और ज्यादा सरल हो जाता, जोड़ने पर कट जाते। 2x बराबर दोनों को जोड़ देते, x का मान आ जाता, x का मान इनमें रख देते तो y का आ जाता। जैसा आपको सरल लगे, दोनों विधि बता चुका हूं, बहुत आसान आसान सवाल है ना, होता है।